मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम फेट सिमुलेशंस का इस्तेमाल करते हुए वेव्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, ट्रांसवर्स वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पैनल में क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक वेव सोर्स नज़र आएगी। ये वेव सोर्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद वेव को जनरेट करती है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ पर एक पल्स दबाऊँ, अगर यहाँ पर मैंने पल्स सेलेक्ट की है और मैं यहाँ पर ये बटन दबाऊँ तो आपको नज़र आएगा कि एक वेव जो है वो जनरेट हुई है और ये वेव जो है एक स्ट्रिंग से होती हुई राइट साइड पर गई है। तो आपको जो रेड कलर के छोटे छोटे सर्कल नज़र आ रहे हैं ये एक स्ट्रिंग का मटेरियल है। इसमें एक अहम बात जो देखने की है वो ये है कि हम 3 किस्म से वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैनुअली कर सकते हैं, अगर मैं मैनुअल ऑप्शन पे जाता हूँ तो फिर मैं जब अपनी मर्ज़ी से एक वेव प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ये मैनुअल ऑप्शन है। ऑसिलेटिंग वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि मैं ऑसिलेट करवाऊँ अपने सोर्स को। ये मेरी सोर्स है जो कि ऑसिलेट कर रही है और एक रेगुलर इंटरवल की वेव जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, जिसका एक फ्रिक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड भी है। तो ये ऑसिलेशन मोड में हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं पल्स भी जनरेट कर सकता हूँ। अगर मैंने एक पल्स जनरेट करनी है तो मैं यहाँ से पल्स सेलेक्ट करूँगा और उसके साथ एक वेव जो है, एक पल्स वेव जो है वो जनरेट हो जाएगी। जैसे मैं बटन दबाऊँगा फिर एक मेरे पास पल्स वेव जनरेट हो जाएगी। अगर हम दाईं साइड पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी साइड है उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास कोई एंड हो ही ना, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास एक लूज़ एंड हो। लूज़ एंड का मतलब ये कि आपके पास एक पोल हो और उसके साथ एक स्ट्रिंग बंधा हो और उस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग को बांधा हो, यानी वो लूज़ एंड हो, वो एंड जो है वो मूव करता हो। तो अगर मेरे पास लूज़ एंड है और मैं वेव जनरेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास वेव जो है वो रिफ्लेक्ट भी होगी। डिटेल में हम फिर आगे इसको देखते हैं। और इसी तरीके से मेरे पास फिक्स्ड एंड है। फिक्स एंड का मतलब ये है कि आपने किसी जगह पर स्ट्रिंग को बहुत सख्ती से टाइट किया हुआ है और अगर इतना इसको सख्ती से टाइट किया हुआ है कि ये इसका ये सिरा जो है दूसरा सिरा वो मूव नहीं कर सकता। अगर आपने सिमुलेशन चलाई है और उसको आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीस्टार्ट का बटन दबा देंगे। अगर सिमुलेशन को स्लो करना चाहते हैं तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे नॉर्मल पेस के लिए, और अगर सिमुलेशन को स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर आप या स्टिल करना चाहते हैं तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे। सपोज़ मैं एक पल्स जनरेट करता हूँ और मैं स्टिल कर देता हूँ तो आप यहाँ से फिर इसको दोबारा प्ले कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पीड स्लो स्टेप्स जो है उसमें आगे देख सकते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे आगे लेक्चर में। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनको मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वेव का एम्पलीट्यूड है जो कि हम चेंज कर सकते हैं। वेव की पल्स विड्थ है जो कि हम चेंज कर सकते हैं, यानी विड्थ वेव की, इसको वेव लेंथ भी कहते हैं, और हम इसको फ्रीक्वेंसी में भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास डैम्पिंग है जिसको हम देखेंगे, और फिर टेंशन है, स्प्रिंग की टेंशन है। रूलर है हमारे पास जिससे हम मुख्तलिफ मेजरमेंट्स कर सकेंगे। उसके साथ साथ टाइमर है और जिसमें हम ये देख सकते हैं कि 1 सेकंड में या 10 सेकंड में या 20 सेकंड में कितने वेवलेंथ्स जो हैं वो यहाँ से कितनी वेव के क्रस्ट या ट्रफ जो है वो यहाँ से पास हुए हैं। इसी तरीके से रेफरेंस लाइन भी है। तो अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम नो एंड को सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से मैं एक वेव को, एक पल्स वेव को जनरेट करता हूँ। तो ये आपने देखा एक पल्स वेव जो है जिसके दूसरा एंड स्ट्रिंग का जो है वो किसी चीज़ से भी बंधा हुआ नहीं है, चाहे वो फिक्स्ड एंड हो या लूज़ एंड हो, किसी सिरे से बंधा हुआ नहीं है। तो अगर आप सोर्स से वेव जनरेट करेंगे तो वो वेव एंड पे जाके ख़त्म हो जाएगी। पर अगर मैं यहाँ पर लूज़ एंड को देखूँ, अब मैंने दूसरी साइड जो स्ट्रिंग की है वो एक लूज़ एंड के साथ बांधी है। तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं एक पल्स वेव जनरेट करता हूँ तो वो वेव मेरे पास वापस आती है। हम इसको दोबारा करते हैं। मैं इसकी डैम्पिंग और कम कर देता हूँ जिसको हम बाद में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब आप देखें एक वेव जनरेट हुई और जैसे ही वेव जनरेट हुई तो हमारे पास वैसी ही वेव जो है
वो वापस आई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लूज़ एंड है और लूज़ एंड से वेव जो है जब स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, वेव रिफ्लेक्ट होगी और हमारे पास एक वैसी ही वेव वापस आ जाएगी। तो मैं आपको इसको स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये सोर्स ने एक वेव जनरेट की और वेव जो है लूज एंड से जाके स्ट्राइक की और उसके बाद वही वेव उतनी विड्थ के साथ वापस आ गई। अब हम यहाँ पर फिक्स्ड एंड जो है वो यूज़ करते हैं। तो फिक्स एंड में अब क्या होगा ये देखते हैं। अब फिक्स एंड में मैंने एक वेव जो है जनरेट की, तो क्या ये ऐसे ही वापस आएगी या इन्वर्ट होके वापस आएगी? तो ये देखें कि हमारे पास जो वापस वेव आई वो इन्वर्टेड वेव थी, वो अपसाइड डाउन वेव थी, वो नीचे को हो गई। तो ये हमारे पास एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास जो रिटर्न में आई वेव फिक्स्ड एंड से उसका एम्पलीट्यूड इन्वर्ट हो चुका था उस वेव के पल्स वेव की जो हमने जनरेट की थी। तो हम इसको मैं आपको दोबारा एक मरतबा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने वेव जनरेट की और जो वापस वेव आई वो इन्वर्टेड थी। तो ये हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन आई। एक ये कि जब नो एंड होता है तो वेव वापस नहीं आती। जब आपका स्ट्रिंग दूसरी साइड से लूज एंड पे बंधा होगा तो वेव जो जाएगी वो वापस आएगी, पर उसके एम्पलीट्यूड में कोई रिवर्सल नहीं आएगा, वो बदलेगा नहीं, इन्वर्ट नहीं हुई होगी, वही वेव जो गई होगी वही वापस आएगी। और तीसरा केस ये था कि अगर फिक्स वेव एंड पे हमने इसको टाई किया सख्ती से तो जो वेव गई वो वापसी पे उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, रिवर्स होके इन्वर्ट होके वो वेव आएगी, जबकि वेव की विड्थ में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब हम एक और इसके साथ साथ जो है इन प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं, वेव की इन प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं। अब मैं ऑसिलेशंस जो हैं, मैंने ऑसिलेट के लिए इसको एज अ सोर्स को ऑसिलेटर बना दिया और इसको अब मैं मूव करवाता हूँ। तो ये अब देखें कि ये हमारे पास एक साइंस, मैं इसको नो ऐड कर देता हूँ जी। तो अब ये अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक साइन वेव है, ये हमारे पास एक साइन वेव जनरेट हो रही है। अच्छा, इसको मैं स्लो मोशन में कर देता हूँ। अगर इस साइन वेव को आप देखें तो इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, हमें पता है वेव एनर्जी को लेके जाती हैं। अब ये वेव अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक स्ट्रिंग भी हो सकता है जो इस सोर्स के साथ लगा हुआ है, और ये एयर के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो साउंड को लेके जा रहे हैं। तो आप इसको किसी चीज़ से भी तशबीह दे सकते हैं। दोनों केसेस में अगर हम ये देखें तो जो एनर्जी है उसकी मूवमेंट राइट साइड पर है, वेव की एनर्जी जो है वो राइट साइड पे मूव कर रही है। मैं इसको दोबारा, अब ये देखें, वेव की एनर्जी जो है वो राइट साइड पे मूव कर रही है, जैसे जैसे वेव जा रही है वैसे वैसे एनर्जी जा रही है। पर अगर आप पार्टिकल्स की मूवमेंट देखें तो पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। जो वेव प्रोपोगेट कर रही है पार्टिकल की मूवमेंट उससे वर्टिकल है, उससे 90 के एंगल पे है। अगर आप इस ग्रीन कलर के एक छोटे से सर्कल को देखें तो ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये आगे पीछे नहीं जा रहा, ये दाईं तरफ नहीं जा रहा, ये बाईं तरफ नहीं जा रहा, पर ये ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। पर जो वेव का ट्रैवल है वो दाईं तरफ को है और जो वेव की एनर्जी है वो भी दाईं तरफ को है। तो इसका मतलब ये है कि वेव का ट्रैवल जो है वो और पार्टिकल की मूवमेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल जो है उस पर काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो वेव की एनर्जी ट्रैवल करती है और जो पार्टिकल, मटेरियल के पार्टिकल की मूवमेंट है वो भी 90 के एंगल पे है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो हमने देखी। अब हम इस वेवफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो मेरे पास स्क्रीन पर एक वेवफॉर्म है जिसको मैंने पॉज किया हुआ है। अगर मैं इस वेवफॉर्म को, जो कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, इसको मैं देखूँ और मैं यहाँ से एक मार्कर निकालूँ तो हमारे पास
यहाँ पर ज़ीरो एम्पलीट्यूड है, इस पूरी लाइन पर वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो है हर जगह पर। और मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये जो मेरे पास मैक्सिमा है, जिसको मैंने अभी आपके सामने मार्कर से हाईलाइट किया है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इस वेवफॉर्म का, इसको मैं ए कह देता हूँ। तो ये हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। और जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, CRUST, क्रस्ट। तो ये इस वेवफॉर्म का एक क्रस्ट है। इसी तरीके से ये भी एक क्रस्ट है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये भी एक क्रस्ट है, क्योंकि ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। और जो दो क्रस्ट के एडजेसेंट क्रस्ट यानी करीब तरीन क्रस्ट जो होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरीके से जो मिनिमम पॉइंट होता है, यानी मैं अगर इस वेवफॉर्म को देखूं तो इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है, इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पर है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी उतना ही होता है जितना कि दो क्रस्ट के दरमियान, उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड था वो दोनों क्रस्ट और ट्रफ पे मैक्सिमम होता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि क्रस्ट पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो ए होता है, और अगर मैं उसको ट्रफ पे देखूँ तो वो -a यानी नेगेटिव में चला जाता है। आपको वेवफॉर्म से नज़र भी आ रहा होगा कि ये माइनस नेगेटिव साइड पर आ गया है इसका एम्पलीट्यूड। और जो दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरमियान जगह होती है, डिस्टेंस होता है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो साइकिल्स पर सेकंड होता है, यानी कितने साइकिल्स वेवफॉर्म के इस तस्वीर में से एक सेकंड में गुजरते हैं, उसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी से डिफ़ाइन करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जो इफ़ेक्ट है चेंज इन एम्पलीट्यूड और चेंज इन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन वेवलेंथ उसको देखते हैं। तो अगर मैं इस वेव को दोबारा जो है स्टार्ट कर दूं, और यहाँ पर मेरे पास एम्पलीट्यूड है इस वक्त, अगर आप देखें 0.86 सेंटीमीटर जो है वो इसका एम्पलीट्यूड है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो ये आप देखें कि जैसे मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ाया तो वेव फॉर्म जो है उसको आपको देखें, उसके क्रस्ट और ट्रफ जो है वो ऊपर, क्रस्ट ऊपर चला गया ज़्यादा और ट्रफ जो है वो ज़्यादा नीचे चले गए हैं। इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो एनर्जी के इक्वल होता है किसी भी वेव फॉर्म पे, मैक्सिमम एनर्जी जो होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा वेव फॉर्म का तो उसमें एनर्जी जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके स्क्वायर के बराबर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो उसकी होगी। इसी तरीके से अगर मैं एम्पलीट्यूड को कम कर दूं तो आप देखें कि जो सोर्स है उससे जो हमारी वेव फॉर्म जनरेट हो रही है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम हो गया, और अब इस वेव फॉर्म में एनर्जी जो है वो भी कम होगी। और मैं इस वेव फॉर्म को अगर और भी स्मूथ कर दूं, इसका एम्पलीट्यूड कम कर दूं, तो आपको ये ऐसी नज़र आएगी। तो मैं इसकी एक एडिक्वेट जो है वो वेव फॉर्म जो है वो बना देता हूँ। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। अगर हम फ्रिक्वेंसी को देखें तो जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी को कम करूँगा, देखें तो आपकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अब आप देखें कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया। अगर मैं अब आप देखें कि आपके इसको अब यहाँ पर देखें तो आपके दो क्रस्ट जो है उनके दरमियान जो डेल्टा डिस्टेंस है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को कम किया। तो जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ जो है वो कम होगी, और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो अगर आप ये देखें तो हमने फ्रीक्वेंसी कम किया, पर यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरीके से अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चली कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है वो कुछ इस तरह का है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/λ के, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और दूसरी बढ़ेगी तो पहली कम होगी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब इसको करके अब देखिए मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो क्रस्ट जो है वो करीब करीब आ जाएंगे, और जैसे ही क्रस्ट करीब करीब आएंगे तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि लैम्डा का जो डिस्टेंस है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक वो कम हो जाएगा। अब देखें क्रस्ट जो है वो कितने करीब आ चुके हैं, और यहाँ पर लैम्डा जो है वो
काफ़ी कम हो गया, लैम्डा की वैल्यू जो है वो काफ़ी कम हो गई है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम ये करते हैं कि हम ये देखें डैम्पिंग क्या होती है। डैम्पिंग जो है वो एक रियल टाइम फिनोमेना है। डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक वेवफॉर्म जनरेट होती है तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो उसमें, अगर एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के में फ्रिक्शन भी होती है। इस वजह से अगर हम वेवफॉर्म जो है एक वेव भेजेंगे तो वो वेव वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डैम्प हो जाएगी, यानी उसमें एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। और इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस भी होती है। तो अगर मैं डैम्पिंग को ज़्यादा करूँगा तो आप देखेंगे कि वेव फॉर्म आहिस्ता आहिस्ता डिके करेगी, कम होती जाएगी वेव फॉर्म। ये देखें मैंने डैम्पिंग जो है ज़्यादा की तो अब आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम हो जाता है। और जैसे मैं डैम्पिंग, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, एनर्जी लॉसेस जो है वो आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं डैम्पिंग को कम करूँगा तो आप देखें कि अब आपकी इस वेव फॉर्म को जो एनर्जी लॉसेस हैं इसके वो बहुत कम हो गए हैं। इसको कम रुकावट का सामना है, चाहे वो एयर की रेजिस्टेंस है या इसके अपने पार्टिकल्स या अपने जो मटेरियल है उसकी इंटरनल फ्रिक्शन है। इस वजह से इस वेव फॉर्म में अब थोड़ी सी इसके एम्पलीट्यूड में भी ये बढ़ा है और इसके साथ साथ इसकी एनर्जी भी बढ़ी है। अगर मैं इसको डैम्पिंग को और ले जाऊँ तो अब आप देखें कि ये ज़्यादा पावरफुल वेव है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा है और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर जो है वो मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो इसमें एनर्जी भी बढ़ गई। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डैम्पिंग है। एक वेव फॉर्म जो होती है वो एक मटेरियल में उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिस स्पीड से हमने जनरेट किया वो उसी स्पीड में जाती है। यानी अगर एक साउंड वेव है तो उसकी एयर में जो स्पीड है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, और अगर वो पानी में दाखिल होगी तो मटेरियल डिफरेंट होगा तो उसकी स्पीड जो है उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो एक मटेरियल में वेव की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, एक जैसी रहती है। टेंशन का मतलब ये है कि हम वेव के किसी भी जो सोर्स है, जिस तरह गिटार है उसका जो स्ट्रिंग है जिससे साउंड वेव जनरेट हो रही हैं, तो उसका मटेरियल जो है वो चेंज हो रहा है या उसकी टेंशन हम चेंज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम सोर्स की जो टेंशन है उसको लो कर देते हैं तो आप ये देखें कि अब आपकी वेव फॉर्म जो है आप देखें तो उसमें एक तो कम पार्टिकल्स हैं, दूसरा ये कि वो मूव जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। एक पार्टिकल जो है और देखिए फास्टली मूव कर रहे हैं, लगता है ऐसे जैसे इनका मटेरियल जो है वो चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर टेंशन जो है वो मैं हाई कर दूं तो आप देखें मूवमेंट जो है आपकी वो स्लो हो गई है। अगर मैं यहाँ पर इसको और कर दूं, आप देखें तो हमारी जो टेंशन है उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपने यहाँ पे देखा कि जब हाई टेंशन की तो वेव जो है वो हमारी मूवमेंट जो है, और जब हमने लो टेंशन की तो वहाँ पर आपने वेव फॉर्म देखा। एक और चीज़ भी देखे कि टेंशन से क्या वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ रहा है। ये एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है। अगर आप देखें तो अब आपके जो क्रस्ट हैं, जब मैंने टेंशन लो की, अब मैं अगर पॉज कर देता हूँ तो अगर आप देखें तो जैसे मैंने टेंशन लो की तो आपके जो क्रस्ट हैं या आपके जो ट्रफ्स हैं वो करीब करीब आ गए, तो वेवलेंथ कम हुई और फ्रिक्वेंसी क्या हुई, ज़्यादा होगी। इस हिस्से की फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। पर जब मैंने मैक्सिमम टेंशन की हुई थी, हाई टेंशन थी, तो उस वक्त फ्रिक्वेंसी जो है वो कम थी पर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये इफ़ेक्ट जो है वो टेंशन का है। अब हम एक और काम करते हैं, वो ये करते हैं कि हम एक पल्स लेते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स है वो देखते हैं फिक्स एंड के अगेंस्ट। ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैंने एक फिक्स एंड के अगेंस्ट जो है वो एक पल्स जनरेट की और ये जो पल्स है ये जाएगी, और अब हम देखते हैं कि जब ये रिटर्न होगी तो इसका बिहेवियर क्या होगा। अगर आप देखें तो ये रिटर्न हुई तो हमारे पास ये जो पल्स है, मैं इसको डैम्पिंग जो है वो मिनिमम कर देता हूँ, यानी सिस्टम रेजिस्टेंस नहीं है। तो आपने ये देखा कि जो हमारे पास रिटर्न पल्स थी वो भी वैसी आई। मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक पल्स जनरेट की, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस पल्स की विड्थ जो है वो तकरीबन मेरे पास ये तकरीबन 1.5 के करीब है, यानी 1 से शुरू होती है, यहाँ पे 1 और ये तकरीबन 1.5 के करीब है। तो अब हम देखते हैं कि ये पल्स जो है जाती है, ज़ाहिर बात है इसमें थोड़े से लॉसेस होंगे, पर जो वापस आती है फिक्स एंड से टकरा के पल्स, उस पल्स में
ये मैंने उसको रोक दिया। तो मैंने जब इसमें जाकर ये देखें तो आपको पल्स की विड्थ ये 1 से शुरू हो रही है और ये तकरीबन वही 1.5 के करीब बनती है, क्योंकि ये 1 है पूरा और ये 1.5, तो इसकी जो विड्थ है वो 1.5 के करीब बन रही है। तो विड्थ में फ़र्क नहीं पड़ा, इसके एम्पलीट्यूड में भी फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये रिवर्स हो गई है। इसका एम्पलीट्यूड पहले अगर पॉजिटिव था, पॉजिटिव ए था, तो अब इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव ए आ रहा है। तो हमारे पास जो पल्स वापस आई टकरा के वो रिवर्स होगी फिक्स्ड एंड पे। ये एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है। अब हम लूज़ एंड करते हैं, और जब मैं लूज़ एंड करता हूँ और मैं फिर यही पल्स जो है उसको जनरेट करूँगा, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो रिफ्लेक्शन आता है वेव का वो क्या बिल्कुल वही आता है या इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन आता है। तो आप देखें कि फिक्स एंड जो है उसने ख़ुद भी उसने मूवमेंट दी है, और उसके साथ हमारे पास जो रिफ्लेक्शन आया है वेव का वो उसी फेज़ में आया है जिस फेज़ में ओरिजिनल वेव थी। इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन नहीं आया हमारे पास। तो लूज़ एंड में जो वेव रिटर्न होके आती है वापस, वो पहले वाली वेव के बिल्कुल आप उसको कह के वो एक फेज़ में होती हैं, जबकि फिक्स एंड पे जो हमारे पास वेव फॉर्म आती है वापस जो वेव रिटर्न होके आती है वो आउट ऑफ फेज़ होती है, वो बिल्कुल उसका जो एम्पलीट्यूड है वो माइनस साइड पर जा चुका होता है। तो ये हमारे पास दो बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन थी। अब हम ये देखते हैं इसी तरीके से जो नो एंड है उसमें तो फेज़ जो है, जो हमारे पास अगर वेव फॉर्म जो हमारे पास ये जो एंड है दूसरा, अगर ये कनेक्टेड नहीं होगा किसी चीज़ से, तो वेव फॉर्म जो है वो रिटर्न नहीं होगी, रिफ्लेक्शन वेव फॉर्म की नहीं होगी, बल्कि वेव फॉर्म जो है वो बिल्कुल डाई आउट कर जाएगी। तो ये हमारे पास 3 केसेस थे। अब हम ये करते हैं कि फिक्स एंड को लेते हैं और लेके हम 2 वेव पल्सेस जनरेट करते हैं और फिर देखते हैं कि उन 2 पल्सेस का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो मैं अब एक पल्स मैंने पहले जनरेट की, ये पहली पल्स गई, और एक पल्स मैंने अब जनरेट की। तो आप ये देखेंगे कि ये अब 2 पल्सेस हैं हमारे पास, और हमें ये देखना है कि जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो फिर हमारे पास किस किस्म के सिनेरियोज आते हैं। अब हम जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स की तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडिंग वेव्स जो है वो कैसे बनती हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि स्टैंडिंग वेव्स, जब एक वेव फॉर्म हमारी वेव जाती है और वो रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो इंटरफेयर करती है ओरिजिनल वेव से, तो उस वक्त जो हमारे पास पैटर्न्स बनते हैं उनको हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, और उसमें हमारे पास नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं जिनको हम आगे जाके देखेंगे। तो अब सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 2 पल्सेस ली हैं। अब जब ये पल्सेस रिफ्लेक्ट होंगी तो इसके बाद या तो इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये कि एक दूसरे को ऐड करेंगी, एक जैसी हैं तो ऐड हो जाएंगे इनके एम्पलीट्यूड, या ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि अगर ये ऊपर नीचे हुई इनके एम्पलीट्यूड आउट ऑफ फेज़ हुए तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो हम देखते हैं कि फिक्स्ड एंड में ये क्या करती हैं। अब ये पहली वेव फॉर्म गई। अब ये देखें कि पहली वेव फॉर्म जो है वो आउट ऑफ फेज़ चली गई, यानी वो इन्वर्ट हो गई, और ये दूसरी वेव फॉर्म जो है ये ओरिजिनल, इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है जबकि इस वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। तो अब जब ये ऐड होंगी तो क्या होंगे, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी जहाँ पर ये मिलेंगी, और फिर हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0-0 के करीब आएंगे। तो हम अब देखते हैं ये, अब यहाँ पे मैं स्टेप वाइज चलूँगा। अब ये दोनों वेव्स जो हैं वो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलाता हूँ, और अब आप देखें कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। ये देखें एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहाँ पर देखें तकरीबन ये देखें ये वो जगह है जहाँ पर ये दोनों वेव्स ने, पल्सेस ने एक दूसरे को ज़ीरो कर दिया है। बिल्कुल ये एक दूसरे को इन्होंने ज़ीरो कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे का इफेक्ट। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस वक्त इस स्ट्रिंग पे 2 वेव फॉर्म्स मौजूद हैं, पर यहाँ पर लगता ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल स्टेशनरी हालत में, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। उसकी वजह ये कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं यहाँ से आगे चलूँ तो आप देखें अब वो, क्योंकि वेव्स जो हैं वो एक जगह पर नहीं है, वो एक दूसरे से पोजीशन उनकी चेंज हो रही है, तो वो अपने आप को दोबारा अपनी शक्ल में आ रही है। ये देखें ये आगे अपनी शक्ल में जा रही है, ये देखें
अब ये फिर वही बन गई जो पहले थी। तो अगर मैं इसको चलाता रहूँ, अब एक और क्वेश्चन आता है, वो ये कि अब ये दोनों वेव फॉर्म्स जो हैं वो इस तरफ जा रही हैं, हमारी सोर्स की तरफ जा रही हैं, तो क्या ये सोर्स से भी रिफ्लेक्ट होंगी? और क्या अगर ये सोर्स से रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या ये सोर्स को फिक्स्ड एंड समझेंगी या लूज एंड समझेंगी? तो इसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप खुद इसका जवाब ढूंढिएगा। अब ये गई फिर और ये रिफ्लेक्ट हुई, तो आपके ख्याल में क्या हुआ? सोर्स एक फिक्स्ड एंड है, और इसी वजह से फिक्स्ड एंड होने की वजह से इसका जो फेज़ है वो बदल गया। यानी ये माइनस में इसका एम्पलीट्यूड था, नेगेटिव साइड पे था, और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट हुई तो इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव साइड पे आ गया। और ये प्रॉपर्टी हमेशा फिक्स एंड की होती है कि जब उससे कोई वेव फॉर्म टकराती है तो वो अपना फेस चेंज कर लेती है। तो इसका मतलब ये कि इस वक्त हम दोनों साइड पे फिक्स एंड्स हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो फिर अब ये देखें, अब मैं आपको रियल टाइम में दिखाता हूँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखें, ये ज़ीरो हुई और फिर चलेगी। तो अब आपको यहाँ से आइडिया होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे। अब आप फिर देखें, ये पॉइंट पे ज़ीरो हो गई और फिर हमारे पास, तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कहते हैं। अब मैं आगे आता हूँ और इसमें हम दूसरा एंड जो है वो लूज एंड कर लेते हैं। तो लूज एंड पे क्या होता है कि फेज़ जो है वो 180 आउट ऑफ चेंज नहीं होता, फेज़ जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसी फेज़ में रहती हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा आप देखते हैं। ये मैंने पहली पल्स जनरेट की और उसके बाद ये मैंने दूसरी पल्स जनरेट की। ये आप देखें दोनों पल्सेस इक्वल विड्थ की हैं, इक्वल एम्पलीट्यूड की हैं। अब हमारे पास क्योंकि लूज एंड है तो इस पर क्या होगा कि ये जो वेव फॉर्म है ये उसी शक्ल में वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, इसका जो फेज़ है वो चेंज नहीं होगा। ये देखें अब ये दोबारा वहाँ वापस आ रही है। तो मैं अब इसको स्लो चलाऊंगा। अब ये देखें यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी ये एक दूसरे को ऐड करेंगी, कैंसिल आउट नहीं करेंगी, बल्कि ये एक दूसरे का इम्पैक्ट ऐड करके और बड़ा एम्पलीट्यूड जो है वो बनाएगी और बड़ी वेव फॉर्म बनाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सी वेव फॉर्म जो है ये अब देखें एक दूसरे में ऐड हो रही है। और जब ये वेव फॉर्म एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगी तो ये मैक्सिमम, यहाँ पर ये देखें ये मैक्सिमम वेव फॉर्म जो है ये आपको नज़र आई। ये इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया। तो अब आगे जाके ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बराबर हो जाएंगी और दो वेव फॉर्म्स आपको इनमें से बनती हुई नज़र आएंगी। वही दो वेव फॉर्म, दो पल्सेस जो कि ओरिजिनली हमारे पास थी। और अब मैं इसको चला देता हूँ। अब क्या होगा, अब बड़ा मज़े का एक जो है ऑब्जर्वेशन आप लेंगे। ये आपका लूज एंड था राइट साइड पे, जबकि ये क्या था, फिक्स एंड। तो क्या होगा कि वेव फॉर्म जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी पर इसका फेज़ डिफरेंट हो जाएगा, ये इसका इन्वर्टेड फेज़ होगा। तो अगली मरतबा अब जो इनका इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि ये जो वेव फॉर्म है ये नीचे की तरफ चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। देखते हैं, ये देखिए। और अब क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब ये वेव फॉर्म जाएगी, अब ये भी अपना एंगल जो है वो चेंज कर लेंगी और अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आइडिया जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो अब मैं ये करता हूँ, मैं पल्स की बजाय ऑसिलेट करवाता हूँ। तो ये जो ऑसिलेशंस होंगी इसके बाद हमें इससे जो रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म्स मिलेंगी। अभी देखें, अब यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म आई, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वेव फॉर्म्स के बढ़ रहे हैं। इनको हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। जब रिफ्लेक्टेड वेव्स आती हैं और ओरिजिनल वेव के साथ जब वो इंटरफेयर करती हैं तो उस वक्त हम उनको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। और वो पॉइंट स्टैंडिंग वेव्स के जो ज़ीरो को कट करते हैं उनको हम नोड्स कहते हैं। ये नोड्स हैं, यहाँ पर ये भी नोड्स हैं। अगर आप मैं आपको मार्कर से बता सकूं तो ये आप देखें, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ये पॉइंट्स अपने वैल्यू नहीं चेंज करेंगे, ये ज़ीरो पर ही कट करते रहेंगे। अगर मैं चला भी दूं इसको तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स जो हैं ये अपनी वैल्यूज़ चेंज नहीं करेंगे, ज़ीरो पर चलते रहेंगे।
जबकि ये जो पॉइंट है जिनको मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, ये वाले बीच वाले पॉइंट, ये एंटी नोड्स इनको कहा जाता है, एंटी नोड्स। और यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज़, कभी ये बढ़ते कभी कम होते नज़र आएंगे। तो मैं अब आपको चला के देखें, अब आप देखें आपको ये वेव, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। देखें इसकी वैल्यू कम हो रही है क्योंकि अब आउट ऑफ फेज हो गई है जो ओरिजिनल वेव फॉर्म थी, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फॉर्म है वो मिनिमम चलेगी। ठीक है, अब ये फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, तो आप देखें एम्पलीट्यूड बढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। तो आप अगर स्लो मोशन में इसको चलाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होगा और एक वक्त में एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होगा। तो ये हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव है जो फिक्स्ड लूज एंड से प्रोड्यूस हुई है। अब अगर मैं यहाँ पर फिक्स्ड एंड कर देता हूँ तो फिर आप यहाँ पर देखें कि आपके पास जो स्टैंडिंग वेव्स होंगी, अब आप देखें स्टैंडिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। आप देखें ये आपके पास स्टैंडिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड जो हैं, अगर इसको तेज़ चलाएं तो ये आपके पास स्टैंडिंग वेव्स जो हैं प्रोड्यूस हो रही हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कई एप्लीकेशंस में, और फ्यूचर में हम उनकी मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं वो पढ़ेंगे। तो हमने इसमें एक वेव फॉर्म, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फिर वेव फॉर्म के मोशन, एनर्जी और उसके पार्टिकल की मूवमेंट, और उसके साथ फिर हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास जो दूसरी तरफ एंड है वो फिक्स्ड हो या लूज़ हो तो वेव फॉर्म की रिफ्लेक्शन कैसे होती है, क्या वो आउट ऑफ फेज़ रिफ्लेक्शन होती है या इन फेज़ रिफ्लेक्शन होती है। और साथ साथ फिर हमने ये भी देखा कि अगर वेव फॉर्म रिफ्लेक्ट होती है तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब करती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पल्स वेव फॉर्म की शक्ल में कब करती हैं। और इस तरीके से हमने ये भी देखा कि अगर वो एक साइनोसाइडल कॉन्टिन्यूस वेव है, पल्स वेव नहीं है, तो उसमें हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो पैदा होती हैं, और वो स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं उनके एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ रहे होते हैं या कम हो रहे होते हैं। और उनमें दो पॉइंट्स बहुत अहम होते हैं, एक नोड्स और एक एंटी नोड्स।